आज 1 जुलाई है, डॉक्टर्स डे है और उसी कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर लोकेश गर्ग। आर्स हॉस्पिटल एक चलाते हैं और काफ़ी समाज में इन्होंने लोकेश काफ़ी गर्ग, सेवाएं भी डायरेक्टर दी। आर्ट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज डॉक्टर्स डे पर आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और पूरे देश में जितने भी डॉक्टर्स हैं अपने सच्चे मन से जो गरीब लोगों की सेवाएं कर रहे हैं उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। सर, अ, चिकित्सा में जब आपने शुरुआती दौर की बात करें, जब आपकी शिक्षा जब आप ले रहे थे, तो सिर्फ ये आपने चिकित्सा का क्षेत्र ही क्यों चुना था? देखो, मैं एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूं और हमारे यहाँ जब उन दिनों की बात है जब डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी बात होती थी। किसी का बेटा यदि कोई होशियार होता था क्लास में तो ज़्यादातर बोलते थे नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा, या बहुत ही होशियार होता था तब बोलते थे ऐसा डॉक्टर बन जाएगा। तो मेरा बचपन से कोई ऐसा डॉक्टर बनने का कोई सपना नहीं था, लेकिन जब मैंने +2 क्लियर किया है, मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे रिलेटिव्स ने सबने मेरे को प्रमोट किया कि आप तुम पीएमटी की तैयारी कर लो, तुम इतनी मेहनत कर सकते हो कि पीएमटी क्रैक डाउन कर सकते हो और तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। तो उनकी बातें मानकर मैंने मेडिकल की जो तैयारी होती है कोचिंग वहाँ एडमिशन लिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। और जब मेरा सिलेक्शन एमबीबीएस में हुआ तो मेरा बस यही था कि मुझे मैं अच्छी सी मेहनत करनी है, सबसे अच्छा सीखना है और डॉक्टर बनकर जो समाज में गरीब लोग हैं और जो इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो उनका जितना अफोर्डेबल रेट्स पर जो इलाज कर सकें या अपने हिसाब से जो भी बेस्ट उनके लिए कर सकें वो करना है। तो कभी ऐसा नहीं लगा, जैसे कोविड का दौर आया, तो कोविड के दौर में जब घर से निकलते थे तो आपके जो फैमिली वाले हैं चिकित्सा के लिए, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं कई काफ़ी जो डॉक्टर्स की जान गई, तो उसमें उस मोमेंट की बात करें तो कैसा घर का दबाव कैसा था फैमिली की तरफ से? तो जब कोविड शुरू हुआ था तो उस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि हमारा स्टाफ प्रिपेयर नहीं था, कि कोई भी नर्सिंग स्टाफ पेशेंट के लिए मतलब कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पास जाने को तैयार नहीं था। तो सबसे पहले हमने उनको मोटिवेट किया स्टाफ को। जब स्टाफ विलिंग हो गया तो फिर हमने भी पेशेंट लेना शुरू किया और हमारा हॉस्पिटल जैसे आयुष्मान भारत के पैनल पर है, तो फर्स्ट डे से जब लॉकडाउन भी नहीं लगा था तो गवर्नमेंट की मीटिंग्स होती थी, तो हमको सबको बोल दिया गया था कि आपको 25% बेड रिजर्व रखने हैं कोविड के लिए। तो हमने उसकी तैयारी कर ली थी। और डरने वाली बात तो ऐसी है कि डॉक्टर यदि पेशेंट से डरेगा तो फिर कैसे होगा। यदि यही बात यदि मिलिट्री के बारे में सोचें कि जब युद्ध हो जाए और डरे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। जब तक ज़िंदगी दी है भगवान ने तो हमें अपना जो मौका दिया है तो उसे निभाना है। घर वालों की तरफ से कभी डर रहा हो? नहीं, घर वालों की वजह से डर नहीं था। स्टार्टिंग में ये था कि आप अकेले ही क्यों कोविड के पेशेंट लेना चाहते हो, ये थोड़ा सा वो था उनका तर्क था कि जब सभी अभी और हॉस्पिटल जैसे मना कर रहे हैं, सब मोस्टली ने तरह तरह के बहाना लगाना शुरू कर दिया कि मेरे पेरेंट्स रहते हैं, ग्रैंडफादर रहते हैं, ऊपर रहते हैं तो ओल्ड एज हैं, कोई हार्ट का पेशेंट है तो हम अपने पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते कोविड पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में। फिर कुछ ने बोला कि नहीं, हमारे तो एंट्री एग्जिट्स एक सेपरेट होनी चाहिए, वो नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो लोग जब स्टार्टिंग में बहाने लगा रहे थे तब घर वालों ने बोला कि आप भी एस्केप हो जाओ कैसे भी करके, लेकिन मैंने सोचा नहीं, हमें करना है। और हमारे हॉस्पिटल में सेपरेट एंट्री एग्जिट पहले से ही थे तो कोई इशू नहीं हुआ हमें। और हमने फर्स्ट डे से जैसे ही हमारे पास फर्स्ट पेशेंट आया हमने उसको मना नहीं किया, हमने आपको बता इलाज दें कि जैसे कि दूसरे भगवान के तौर पर डॉक्टर ही पूजे जाते हैं, क्योंकि जब मरीज़ की हालत ऐसी गंभीर होती है कि वो मौत और अपने जीवन से जूझ रहा होता है, तो उस टाइम भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर के। तो ऐसा कोई मोमेंट आया हो? देखो, डॉक्टर की लाइफ में ऐसे एक मोमेंट नहीं होता, हमेशा रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है। कई बार हमारे पास पेशेंट आता है बहुत सीरियस होता है और हमें ये लगता है कि इस पेशेंट को हम अपने अंडर में रखें ना रखें, कल को कुछ हो गया कि अटेंडेंट हमें कुछ पंगा ना करें। जैसे आप देखते हो कि न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, कुछ भी यंग पेशेंट होता है स्पेशली। तो ऐसा कई बार हुआ है और बाय गॉड ग्रेस हमारे साथ कभी भी ऐसा कोई पंगा नहीं हुआ और हमने पेशेंटों को बचाने की कोशिश की है। जब कोविड की सेकंड वेव चल रही थी तो उस समय सब जगह त्राहिमाम मचा हुआ था, कहीं बेड नहीं मिल रहे थे और जो यंग पेशेंट थे
यंग पेशेंट को बचाना हमारी प्रायोरिटी थी। हालांकि हमने हर पेशेंट पे अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दिया, चाहे कोई वो 95 ईयर्स ओल्ड ही क्यों ना हो। सर कई ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, फिर भी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना जाके प्राइवेट संस्थान में आ जाते हैं, लेकिन प्राइवेट संस्थान भी मजबूर होता है क्योंकि इन सुविधाओं से सुविधाएं ज़्यादा होती हैं और कहीं ना कहीं खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो कई ऐसा भी मोमेंट आया कि जिसमें पेशेंट आया और पेशेंट के पास पैसे ना हो और क्रिटिकल कंडीशन हो, लेकिन आपने पूरी मदद की। देखो ऐसा होता है, सबसे पहले डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट आता है तो डॉक्टर की बस एक ही जिम्मेदारी होती है, मरीज़ को बचाना है। पैसा सेकेंडरी है। लेकिन मान लो कि कोई पेशेंट है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, इमरजेंसी में आता है और हमें लगता है कि इस पेशेंट को आईसीयू में भर्ती करने की ज़रूरत है या कहीं कोई इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो हमारी कोशिश रहती है कि उसको बचाया जाए और उसका कम से कम बजट में जो भी उसकी मैक्सिमम केयर हो सकती है हम उसको प्रोवाइड करते हैं। अटेंडेंट को हम कन्विंस करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पास पैसा नहीं होते, तो जैसे हॉस्पिटल्स का ना टाइप होता है, कुछ फाइनेंस कंपनी से टाइप होता है, वो ईएमआई सर्विस भी प्रोवाइड करा देती हैं, तो हम वहाँ भी उसको ऑप्शन देते हैं पेशेंट को। कुछ पेशेंट्स वो अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ पेशेंट्स बोलते हैं नहीं मैं एक मिनिमम इतना खर्चा कर सकता हूँ, आप इलाज करिए। और तो हम अपनी तरफ से पूरी तरह कोऑपरेट करते हैं और जितना मैक्सिमम हमारे हाथ में है हम करते हैं और कोशिश यही रहती है कि पेशेंट की जान बच जाए। जब कोई किसी शरीर में बीमारी होती है तो उसको पता नहीं चल पाता कि मैं कितना स्वस्थ हूँ अंदर से, लेकिन जब एक्सरा होता है, जब टेस्ट होते हैं तब जाके पता चलता है। लेकिन ऐसा कभी रहा हो कि जो पेशेंट आके भड़का हो कि नहीं मेरे को तो ये बीमारी नहीं थी? नहीं, देखो होता क्या है कि कई बार पेशेंट आता है, पेशेंट कहता है मुझे फ़ीवर है। आप सबको पता है फ़ीवर आने के कितने कारण हैं, ठीक है? और फ़ीवर आया है, कई बार पेशेंट बोलता है जैसे डेंगू, लास्ट ईयर डेंगू की वेव आई थी। डेंगू की भी सिवियरिटी अलग-अलग थी। कोई ऐसा था जैसे 15,000 प्लेटलेट रह गए थे, किसी को फ़ीवर सिर्फ 2 दिन आया, किसी को फ़ीवर टूट ही नहीं रहा। तो सब अलग, डेंगू भी अलग-अलग तरीके से मैनिफेस्ट करता है और पेशेंट के जब टेस्ट करते हैं तभी हमें पता चलता है। टेस्ट के जैसे रिपोर्ट आती है हम पेशेंट को दोबारा से बुलाते हैं, अपने चैम्बर में बुलाते हैं, अटेंडेंट को काउंसिल करते हैं कि भाई इनका करंट स्टेटस ये है और आगे का ट्रीटमेंट इस तरह से रहने वाला है। बहुत जो करीब करीब 90-95% अटेंडेंट समझ जाते हैं। कुछ कहते हैं नहीं हमारा तो पेशेंट फ़ीवर के साथ आया था और आप रिपोर्टों में पता नहीं क्या क्या आ रहा है, तो हम उसको अपनी पेशेंट की भाषा में और जितना कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और कई मोस्टली हो संस्थानों जाता में आपने काम किया, लेकिन ऐसा मन में क्यों आया कि अपना खुद का संस्थान खोला जाए और अच्छी सुविधाएं दी जाए? है। देखो ऐसा है, आप जब किसी दूसरे के अंडर में काम करते हो, चाहे छोटा जॉब कर रहे हो चाहे बड़ा जॉब कर रहे हो, आपकी सोच एक लिमिटेड हो जाती है। आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। वहाँ मोस्टली जो होता है जैसे होता है बोलते हैं ड्यूटी पूरी करने वाली बात। आप सुबह 9 बजे गए, शाम को 5 बजे आ गए, रात नाइट की ड्यूटी तो 8 बजे गए, सुबह 8 बजे आ गए। उस समय जो आपके लिए जो भी ड्यूटी असाइन करी जाती है वो आपको करते हैं, उससे ज़्यादा आप सोच नहीं पाते हो। और वो अपने सेंटर में क्या है कि हमें पता ही नहीं होता बड़े सेंटर में कि चल क्या रहा है, इमरजेंसी में पेशेंट आ रहा है, कितने एडमिट हो रहे हैं, कितने पैसों के अभाव में लौट रहे हैं, कितने इमरजेंसी में दम तोड़ रहे हैं, हमें नहीं पता होता। यहाँ हमें ए टू जेड चीज़ पता होती है, अपने हाथ में होता है, जो हमसे मैक्सिमम हो सकता है हम करते हैं। अपने हॉस्पिटल का एडवांटेज यही है कि आप उसके मालिक हो, आप खुद डिसीजन मेकर हो। आप इवन जैसे कोई बहुत गरीब पेशेंट है, उसका बिल बन गया 50,000 रुपये, पेशेंट के पास 20,000 रुपये हैं, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मैं इतने दे पाऊँगा और नहीं दे पाऊँगा, ज़्यादा हुआ तो 8-10 हज़ार रुपये मैं कहीं से और दे सकता हूँ। तो हम डिसीजन ले सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन को समझते हुए, पेशेंट की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए हम डिसीजन ले लेते हैं और हम करते हैं। ये बड़े हॉस्पिटल में नहीं कर सकते। बड़े हॉस्पिटल में तो पैसा है ठीक है, नहीं तो ट्रीटमेंट रोकने का ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद पेशेंट को ऐसा रहा हो डिस्चार्ज कि किया। लोकेशगर की इमरजेंसी में ड्यूटी हो और कोई पेशेंट ऐसा आया हो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हो लेकिन पैसे ना हो इतना, तो क्या लोकेशगर ने कभी अपनी सैलरी से मदद की? नहीं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मैंने इमरजेंसी में ड्यूटी नहीं की। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मैंने आईसीयू में ड्यूटी की है। वहाँ सब कुछ फाइनेंशियल और सब कुछ सेटल होने के बाद भी पेशेंट शिफ्ट होता था। और फिर भी मेरा बस यही है कि जैसे मेरे अभी भी कलीग हैं जो अभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनकी नज़र में भी कोई ऐसे गरीब पेशेंट होता है जो कम अफोर्ड करने वाला होता है, वो मेरे को कॉल करके पेशेंट को भेज देते हैं।
मैं उनका ट्रीटमेंट करता हूँ, जितना वो दे पाते हैं उतना मैं ले लेता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे हॉस्पिटल की फ़िक्स रेट हो कि भाई आपका मतलब कोई सर्जरी हो, जैसे हमने सर्जरी भी करते हैं, गरीब पेशेंट हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे सर्जरी भी करते हैं, चाहे अपेंडिक्स हो, अर्निया हो, हाइड्रोसिल हो, चाहे लेप्रोस्कोपिक कोलोसिस्टेक्टोमी हो, सारी सर्जरी हम करते हैं। और बस हमारी कोशिश यही है कि सामने वाले को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, किसी तरह से कोई सफ़र ना करे। नई युवा पीढ़ी है जो चिकित्सा क्षेत्र में आ रही है, अभी उनकी स्टडी चल रही है, फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के लिए लगेंगे, उनको क्या कुछ बोलेंगे? तो मैं तो यही कह रहा हूँ, सबसे पहले जो नई पीढ़ी आती है सीखने पे ज़्यादा फोकस करें। सिर्फ ऐसा ना करें, कई लोग होते हैं भाई मैं तो 6 घंटे ड्यूटी करूँगा। तो डॉक्टर्स में ड्यूटी आवर्स का कोई फिक्स नहीं होता। जब इनिशियली जो आपके 5 से 6 साल हैं वो सीखने के होते हैं, सबसे मैक्सिमम जो अपना टाइम जो सीखने पर बिताएं। हर तरीके से आपको ऑलराउंडर बनना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट की चीज़ सीख लिए, क्योंकि जितना आप सीखोगे लाइफ में उतना ही काम आएगा। उतनी ज़्यादा पेशेंट की आप केयर कर सकते हो, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप बेटर हैंडल कर सकते हो। और कोई लाइफ में कभी कोई गरीब पेशेंट हो जिसका लगता है जेन्युइनली गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता, आप अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सके उसका ट्रीटमेंट। पढ़ाई जब आपकी एमबीबीएस पूरी हुई, एमबीबीएस पूरी होने के बाद का सफ़र से माने और अब तक के सफ़र में तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखो, एमबीबीएस मेरी ख़त्म होने के बाद मेरा तुरंत ही एज ए फ्रेशर ही पीजी में सिलेक्शन हो गया था। मैंने पीजी क्लियर किया, पीजी के एंड में मेरी शादी हो गई थी। फिर उसके बाद मुझे जॉब करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने फरीदाबाद सर्च किया, यहाँ अप्लाई किया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। पहले तो मैंने कुछ दिन अप डाउन किया दिल्ली से, फिर यहीं फरीदाबाद में सेटल होने के बाद मैंने क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी हॉस्पिटल का। आईसीयू जहाँ सबसे ज़्यादा आप सीखते हो, और सबसे ज़्यादा, हालांकि लोगों को नहीं पता कि क्रिटिकल केयर के जो डॉक्टर्स हैं कितनी मेहनत करते हैं और कितना पेशेंट को बचाते हैं, क्योंकि पेशेंट की जो इंटेंसिव केयर है वो वही डिपार्टमेंट में होती है। लेकिन वहाँ मेरे साथ सबसे बड़ा इशू ये था कि मेरी फैमिली, यहाँ हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे, और कोई मैं किसी फरीदाबाद में किसी को जानता नहीं था, तो नाइट ड्यूटी लगती थी लगातार, कभी कभी 36 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ती थी। मेरी फैमिली अकेली रहती थी, तो ये बहुत दिन तक ये पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि क्रिटिकल केयर को छोड़ के मैं अपने जो मेरा मेन फील्ड है रेस्पिरेटरी मेडिसिन और जनरल फिजिशियन वाला, उसमें मैं आता हूँ। तो मैंने अपना सेटअप डाला तो उस समय सबसे बड़ा ये पूरा रूरल एरिया था, ना रोड थी, ना पानी था, ना सड़क थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो फीस भी यहाँ लोग पेबल नहीं थे, तो मैंने 50 रुपये फ़ीस से स्टार्ट किया यहाँ पर, और सुबह आता था, फिर शाम को भी आता था रेगुलर। लोग वो भी पे नहीं करते थे, फिर भी मुझसे जो हो सकता था, जो पे कर सकता था लेता था, नहीं कर सकता उससे लड़ाई नहीं की कभी। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जब आप सेटअप बनाते हो, आप मेहनत करते हो, तो दो तरीके से आप सेटअप ग्रो कर सकते हो। कई लोग ऐसे हैं कि पहले पैसे कमाते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तब ग्रो करते हैं। उसमें आपको पता नहीं डॉक्टर की लाइफ में कितने साल लग जाएं, कुछ नहीं कर सकते। हाईली कोई प्रिडिक्टेबल नहीं है। कुछ डॉक्टर्स के अच्छा सेटअप हो जाता है, शुरू से ही बैकअप भी होता है, बहुत जल्दी सेटअप क्रिएट कर लेते हैं। मेरे साथ जब मैंने यहाँ प्रैक्टिस शुरू की थी और 4-5 साल भी हो चुके थे, मेरे 2 क्लिनिक चलते थे यहाँ पर, तो फिर मुझे ज़रूरत फील हुई कि मैं एक हॉस्पिटल खोलूँ, क्योंकि हॉस्पिटल के बिना आप पेशेंट का भला नहीं कर सकते, क्योंकि क्लिनिक पे आप एक लेवल के ही पेशेंट को हैंडल कर सकते हो। हमने उस समय भी अपने जो क्लिनिक था छोटा सा, बहुत ऐसे क्रिटिकल पेशेंट को, क्योंकि मैं आईसीयू में काम करता था, तो मेरे अंदर बहुत हिम्मत थी, तो मैंने काफ़ी पेशेंट्स को ओपीडी बेसिस पे या डे केयर बेसिस पे ठीक किया। और होम विजिट भी मैं करता था उस समय, घर पर जाके भी बहुत क्रिटिकल पेशेंट भी मैंने ट्रीट किया, जिनका आईसीयू में एडमिशन की ज़रूरत है, ऐसे पेशेंट भी। और जब हॉस्पिटल की ज़रूरत हुई, हॉस्पिटल खोला, तो खर्चे भी बढ़ने शुरू हो गए। अब खर्चा, हॉस्पिटल खोलने के लिए भी पैसा चाहिए, तो मैंने कोई भी इस तरह से लूटपाट टाइप से बिजनेस तो किया नहीं कभी। और अपने जो भी पेशेंट जिस हिसाब से भी पेमेंट करता था उस हिसाब से मैं लेता था। तो मैंने बैंक से कुछ लोन उठा करके अपना सेटअप शुरू किया, खर्चे भी बढ़ते गए। फिर कुल मिला के प्रॉब्लम जो आती है, ये आती है कि जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कई बार आप पेशेंट की भी मदद करना चाहो। कई बार पेशेंट बोलते हैं, डॉक्टर साहब पहले तो इतना लेते थे, अब इतना कर दिया। हालांकि पेशेंट ये नहीं बोलता कि पहले आपका छोटा सा सेटअप था, अब आप फैसिलिटी भी बढ़ा दी हैं, सारा स्टाफ भी बढ़ा दिया। पहले आप अकेले ही मैनेज करते थे, मैं ही इंजेक्शन लगा रहा हूँ, मैं ही पेशेंट को
सैंपल ले रहा हूँ, सब कुछ करता हूँ, सब स्टाफ भी रखें तो खर्चे तो बढ़ते ही हैं। सबसे बड़ा इशू ये आता है कि पेशेंट आज के डेट में जो फरीदाबाद में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हाईली अफोर्डेबल पेशेंट नहीं है। जो हमारे पास आता है एक मीडियम लेवल का या लोअर क्लास का पेशेंट ज़्यादा आता है, और हॉस्पिटल के अपने खर्चे हैं, उनको बैलेंस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बैलेंस करना, और फिर दूसरी चीज़, आज आप देखते हो कि रोज़ नए नए हॉस्पिटल खुलते हैं, तो आपका कंपटीशन भी शुरू हो जाता है, तो आपको मार्केट में टिकना भी पड़ता है। तो फिर थोड़े से बिजनेस वाली सोच भी लानी पड़ती हैं, बहुत सारे आपको ऑफ़र भी निकालने पड़ते हैं, बहुत सारी पेशेंट को भी सब्सिडी देनी पड़ती है एक तरीके से। तो सब में बैलेंस बना के चलना, फिर अपना, फिर जितना अपने हॉस्पिटल खोलोगे तो अपने हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रात को 12 बजे पेशेंट फ़ोन लगा देता है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूं, और तो उनको भी हैंडल करना पड़ता है। तो फैमिली लाइफ तो इंडिया की बात करें तो एमबीबीएस करने में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, वहीं जो छात्र हैं वो विदेशों की तरफ मोड़ करते हैं अपना, तो उसको लेकर क्या बोलेंगे? कहीं ना कहीं मेडिकल की जो पढ़ाई है वो यहाँ पर बहुत महंगी है। देखो, ये बिल्कुल मिसनोमर है कि इंडिया में एमबीबीएस करने में या पढ़ाई करने में करोड़ों का खर्चा आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, बेसिकली जो गवर्नमेंट ने सीट्स निकाली थी स्टार्टिंग में, उन लोगों के लिए निकाली थी जो इंटेलिजेंट थे, अच्छी मेहनत करते थे, उनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है। और मेरी पढ़ाई मुश्किल से एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों हार्डली 8-10 लाख रुपए खर्चा आया होगा। एमबीबीएस भी होगी, पीजी भी होगी, 8-10 लाख रुपए में। सन कौन से सन में किया था? मेरा 2003 में मैंने एडमिशन लिया था एमबीबीएस में, पीजी में मैंने 2009 में लिया था। तो मेरे दोनों पढ़ाई 8-10 लाख रुपए में हो गई। लेकिन हो क्या गया है कि आज की डेट में ऑप्शंस नहीं रहे, मतलब पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है। अब बोलते हैं इंजीनियरिंग, पहले इंजीनियरिंग लाइन में बहुत बंदे जाते थे, अब इंजीनियरिंग में भी इतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहा। इतने सारे कॉलेज खुल गए, लाखों की लाखों सीटें खाली रह जाती हैं हर साल। तो लोग फिर ये सोचते हैं कि हम डॉक्टर ही बन जाएं। अब उनका जो आज की डेट में जो फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, मोस्टली वो हैं जिनका इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन नहीं हुआ, या तो उनमें कमी है, या तो उन्होंने पढ़ाई उस लेवल की नहीं की, या उनका साथ क्या है कि करोड़ों रुपए वहाँ खर्च करके आते हैं और फिर इंडिया में आते हैं, तो फिर वो बिजनेस माइंड ही उनका रहता है। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। मैं तो यही बोलूँगा कि डॉक्टर्स डे पे कि सरकार इंडिया के अंदर ही मैक्सिमम से मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज खोले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर दे कि इंडिया में कम फीस में ही वो अपने एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएशन करें, ताकि उनके अंदर कभी भी इस तरह की फीलिंग नहीं आए जैसे आज की जनरेशन में बिजनेस माइंड आ रहा है कि आते ही सीधा वही पेशेंट से दुनिया भर के टेस्ट लिखने हैं, दुनिया भर की उल्टी सीधी फीस वसूलनी है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ, युद्ध में काफ़ी इंडिया के जो छात्र थे वो यूक्रेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लेकिन उनको क्या मानते हैं, क्या वो टेस्ट जो है इंडिया का टेस्ट नहीं दे पाए, या फिर वहाँ पर सस्ती पढ़ाई है? देखो, जो इंडिया गवर्नमेंट जो टेस्ट लेती है उसमें सीट्स लिमिट होती है ना। एग्ज़ाम देने वाले लाखों बच्चे होते हैं और सीट्स जो होती हैं कुछ हज़ारों में होती हैं, तो सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। फिर इंडिया में जो फेल हो जाते हैं जो एमबीबीएस के टेस्ट में, पीएमटी टेस्ट में, तो वो क्या करते हैं, बीएमएस ले लेते हैं, कुछ डेंटल ले लेते हैं, कुछ बीएचएमएस में जॉब कर लेते हैं। कुछ लोग जो बीएचएमएस बीएमएस में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, या वो बीएचएमएस बीएमएस नहीं करना चाहते, सिर्फ एमबीबीएस ही करना चाहते हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट होते हैं मोस्टली, मैं इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि जो क्लास के जो मेहनती बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन तो गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है। ये थे हमारे साथ लोकेश गर्ग, जो आज चिकित्सा दिवस पे जिन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया, और जो युवा पीढ़ी चिकित्सा क्षेत्र में आना चाहती है उनको सीख देने के लिए क्या कुछ बताया। और चिकित्सा क्षेत्र में जब हम आते हैं, बेसिक पढ़ाई के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर्स किया, मास्टर्स के बाद इन्होंने एमबीबीएस किया, तो उस दौर में कहाँ से गुजरना पड़ा उनके बारे में बताया। बाकी ऐसी ही खास बातचीत हम आप लोगों से, खास मेहमानों से करवाते रहेंगे।